जयमा नाम की एक बूढ़ी औरत थी जिसके 2 बेटे थे और वे अपना कारोबार करते थे। बेटों के जवान होने पर जयमा ने दोनों की शादी एक ही समय में करा दी। बड़े बेटे की पत्नी धरनी थी और छोटे बेटे की पत्नी का नाम था लहरी। जैसे जैसे कुछ दिन बीतते गए, दोनों बहुएं सास को अनदेखा करने लगीं। तब एक दिन जैसे ही बेटे अपने काम के लिए निकले, जयमा ने अपनी दोनों बहुओं को बात करने के लिए बुलाया। मेरी प्यारी बहुओं, एक बार यहाँ तो आओ। बुलाए जाने पर दोनों वहां आ गई। बताइए माँ जी, आपने हमें बुलाया क्यों? तुम्हारी शादी के बाद से तुम दोनों अपने काम में ही बिजी रहती हो और मैं अपने काम में। मुझे लगा हमें एक दूसरे से बात करने के लिए समय निकालना चाहिए, इसीलिए मैंने तुम दोनों को बुलाया। ये सुनकर दोनों बहुएं उसके सामने सोफे पर बैठ गई। मैं तुम दोनों जैसी अच्छी बहुएं पाकर बहुत खुश हूँ। मेरी इच्छा है कि तुम दोनों एक दूसरे को देवरानी जेठानी नहीं बल्कि बहन की तरह मानो और बिना किसी झगड़े के इस परिवार को चलाओ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी बहू मुझे ज्यादा पसंद आएगी उसे मेरी जायदाद के साथ साथ कुछ कीमती सामान भी मिलेगा। तुम दोनों को ये बात बताना चाहती थी, इसीलिए बुलाया था। ये सुनकर दोनों बहुएं तुरंत सोचने लगी। मुझे नहीं पता था कि जायदाद माँ जी के नाम पर है, वरना मैं उनसे बहुत पहले से ही लाड़ प्यार करती। आज से मुझे माँ जी को खुश करने और जायदाद को अपने नाम पर करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। अरे, तुम दोनों किस सोच में पड़ गई अचानक? कुछ नहीं माँ जी, बस यही कि आपका ख्याल कैसे रखा जाए, है ना? ये तो सोचना ही होगा हमें। मैं भी यही सोच रही थी। अच्छा जाओ, अब अपना काम करो। फिर दोनों वहां से चली जाती हैं और सोचने लगती हैं, चाहे कुछ भी हो, मुझे माँ जी को खुश कर सब कुछ मेरे नाम लिखवा लेना चाहिए, तभी आएगा जीने का मजा, नहीं तो क्या। लहरी अपनी जेठानी को देखकर सोचती है, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा सपने देख रही है। ये नहीं जानती कि मेरे रहते यहाँ इसकी कोई दाल नहीं गलने वाली। फिर दोनों अपने अपने कामों में लग जाती हैं। उस दिन से वो दोनों अपनी सास की खूब सेवा करना शुरू कर देती हैं। एक दिन सास के लिए कॉफी बनाकर, माँ जी ये लीजिए आपकी गरम गरम कॉफी। धन्यवाद बहू। कुछ समय बाद धरनी अपनी सास के लिए चाय लेकर आई। माँ, ये खास किस्म की चाय है जो मैंने आपके लिए बनाई है, एकदम खास। अरे बहू, लेकिन मैंने अभी अभी कॉफी पी है जो लहरी ने बनाई थी, चाय बाद में पी लूंगी। ठीक है, तो फिर मैं आपके लिए कुछ बहुत अच्छा नाश्ता बनाती हूँ, वो तो खाना होगा आपको। ठीक है, जरूर जरूर। मन महसूस कर धरनी चली जाती है। लहरी मुझसे तेज लगती है, अब से मुझे जो भी करना है उससे ज्यादा तेजी से। वे दोनों अपनी सास के लिए खूब सारी चीजें तैयार करती हैं। जब से मैंने अपनी जायदाद देने की बात कही है, मेरी दोनों बहुएं मेरी सेवा करने में लग गई हैं। कितनी मतलबी है। खैर, देखती हूँ। समय बीतने के साथ एक दिन, माँ जी को हलवा बहुत पसंद है, इसलिए मुझे इसे बनाकर उनके लिए तैयार रखना चाहिए। और वो तुरंत हलवा बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। हे भगवान, ये तो माँ जी को खुश करने के लिए सारा पैसा छीनकर हलवा तैयार कर रही है। मुझे भी जल्दी कुछ करना चाहिए। फिर वो कुछ देर सोचती है। सास को चिकन बिरयानी खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं जल्दी से उनके लिए बना देती हूँ। वो भी अपनी तैयारी शुरू कर देती है। दोनों बहुएं अपने अपने पकवान जल्दी जल्दी बनाने और उसे दूसरे से पहले परोसने के लिए आपस में मुकाबला करने लगती हैं। मुझे लहरी की डिश किसी तरह खराब कर देनी चाहिए ताकि माँ जी को वो पसंद ना आए और वो मेरी डिश खाएं और खुश हो जाएं। धरनी तब लहरी के खाने में बहुत सारा नमक मिला देती है और ऐसे दिखाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और फिर से अपनी चिकन बिरयानी बनाना शुरू कर देती है। हर बात से अनजान लहरी अपना हलवा बनाना जारी रखती है। फिर कुछ देर के लिए धरनी बाहर जाती है। जब तक वो लौटेगी
तब तक मुझे उसकी बिरयानी का स्वाद बिगाड़ देना चाहिए। लहरी फिर बिरयानी में बहुत सारी चीनी मिला देती है और फिर अपना हलवा बनाने में वापस लग जाती है। जैसे ही हलवा तैयार हो जाता है, वो उसे अपनी सास के पास ले जाती है और परोसती है। जयमा इसे खाते ही थूक देती है। ये कैसा हलवा बनाया है? इसका स्वाद नमकीन नहीं मीठा होना चाहिए था ना बहू। क्या कर दिया ये तुमने? फिर लहरी ने उसे चख के देखा। मैंने तो खुद बहुत सारी चीनी डाली थी, पता नहीं ये नमकीन कैसे हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा। जो कुछ भी हो रहा था उस पर धरनी हंसने लगी और फिर अपनी बिरयानी सास को परोसी। मैंने खास आपके लिए बनाई है। बिरयानी देखकर जयमा के मुंह में पानी आ गया। बिरयानी देखने में तो बड़ी अच्छी लग रही है और इसे देख मेरे मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन खाते ही जयमा को पता चलता है कि बिरयानी मीठी है और वो उल्टी कर देती है। क्या तुम दोनों मुझे मारना चाहती हो? हलवा जो मीठा होता है वो नमकीन था और जिस बिरयानी का स्वाद तीखा होना चाहिए वो बहुत मीठी। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मुझे अकेला छोड़ दो, बिल्कुल अकेला। जाओ यहाँ से। फिर वो वहां से चली जाती है। दोनों बहुएं एक दूसरे को घूरने लगती हैं। मैं समझ गई कि हम दोनों ने गलती की है। अगर हम दोनों इस तरह से मुकाबला करते चीजों को बर्बाद कर देंगे तो माँ जी हम दोनों पर नाराज हो जाएंगी। चलो दोनों एक बात तय करते हैं जिससे दोनों मिलकर उसकी देखभाल कर सके। जिम्मेदारियों के साथ साथ संपत्ति भी एक दूसरे के बीच बराबर बांट लेंगे, नहीं तो ऐसे एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे दीदी हम दोनों। ठीक है, आज से ऐसा ही करेंगे। उस दिन से वे दोनों साथ साथ मिलकर सास की सेवा करने लगी। फिर एक दिन सास ने उन दोनों को बुलाया और मुझे तुम दोनों ही बहुत पसंद हो। मैं अपनी जायदाद दोनों के बीच बराबर से बांटूंगी। हाँ। ये सुनकर देवरानी जेठानी दोनों खुश हो गई और एक दूसरे को खुशी से देखा। जरा रुको, मैं अभी लाई। फिर वो अंदर जाती है और 2 फटी रेशमी साड़ियां, 2 तांबे के बर्तन, 2 पुराने लोहे के बर्तन और कुछ और पुराना जंग लगा सामान बाहर लाती है। ये लो, इस खजाने की देखभाल करो जिसे मैंने बहुत लंबे से छिपा के रखा था और उसकी देखभाल कर रही थी। उस पुराने जंग लगे सामान को देखकर दोनों बहुओं की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। क्या बस यही सब आपकी जायदाद है? हाँ, ये सब मेरी अपनी संपत्ति है। क्या इन जंग लगी चीजों के लिए हम दोनों इतनी मेहनत कर रहे थे? हमें ऐसी पुरानी जंग लगी सामान की कोई जरूरत नहीं, आप ही रखो इसे। और वो वहां से चली गई। धरनी को भी लहरी जैसा ही महसूस हुआ और वो भी नाराज होकर वहां से चली गई। फिर वे दोनों घर के कोने में मिलकर अपनी बेवकूफी पर जोर जोर से हंसने लगी। उन्हें अपनी सास की चालाकी समझ। राजेश और कमला नाम के एक पति पत्नी थे और एक साथ खुशी खुशी रहते थे। हालांकि उनकी शादी को 3 साल हो चुके थे, फिर भी उन्हें बच्चों का सुख अभी तक नहीं मिला था। कमला इससे दुखी थी और सुनो जी, हमारी शादी के 3 साल हो चुके हैं, फिर भी हमारे पास बच्चे नहीं हैं। हमारे बच्चे होंगे भी या नहीं? ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे नहीं होंगे, थोड़ी देर हो सकती है, तुम चिंता करना छोड़ दो। जब भी मैं बाहर जाती हूँ आसपास के लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारे अभी भी बच्चे क्यों नहीं हैं। मुझे डर है कि अब हमें बच्चों का सुख नसीब नहीं हो पाएगा। कमला, ये सब चीजें तो ऊपर वाले के हाथ में है, तुम चिंता ना करो। कई देवी देवताओं की पूजा करने के बाद कमला को 1 वर्ष के बाद एक लड़की होती है। वो उसका नाम श्वेता रखती है। बहुत दिनों से बच्चों की चाहत के बाद जब श्वेता का जन्म हुआ तो माता पिता ने उसे बहुत लाड़ प्यार से पालना शुरू कर दिया। सुनो जी, देखो हमारी बेटी कितनी प्यारी है कि उसकी खूबसूरती को देखने के लिए मेरी 2 आंखें भी काफी नहीं। तुम रोज रोज यही बात कहती हो, देखो कहीं तुम्हारी ही नजर ना लग जाए उसे। किसी की भी बुरी नजर नहीं, मुझे उसके भविष्य की चिंता है। मैं चाहती हूँ कि वो खूब पढ़े लिखे और भविष्य में उसका घर अच्छे से बस जाए। आपको लगता है कि ये सब होगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये सब जो तुम सोच रही हो जरूर सच होगा। जैसे जैसे दिन बीतते हैं श्वेता बड़ी होती जाती है और स्कूल जाने लगती है। एक दिन वो आम खा रही थी और बाहर खेल रही थी। एक बंदर
उसके हाथ में आम को बड़े ध्यान से देख रहा था। श्वेता ने ये देखा तो ये बंदर मुझे इतने पास से क्यों देख रहा है? मुझे लगता है कि अब भूखा है और मेरे हाथ में जो आम है उसका ये खाना चाहता है। फिर वो उस आम को बंदर की ओर फेंकती है। बंदर उसे झट से उठा लेता है और खा भी जाता है। अगले दिन वो बंदर उसी स्थान पर आकर श्वेता का इंतजार कर रहा होता है। श्वेता अपने घर से बाहर आती है और बंदर को देखती है। मुझे लगता है कि बंदर मुझसे मिलने आ गया, मुझे इसे कुछ खिलाना चाहिए। फिर वो घर के अंदर जाकर एक सेब लेकर आती है और बंदर उसे खुशी खुशी खा जाता है। कुछ दिनों बाद वे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। कमला ने इस पर गौर किया और श्वेता रोज उस बंदर के साथ क्यों खेलती है और मैंने इतने दिनों से इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो ये बंदर मेरी बच्ची को मुझसे छीन लेगा। फिर वो एक छड़ी लाती है और बंदर को मारने लगती है। अगर तुम अगली बार यहाँ वापस आए तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी, समझे? ये देखकर श्वेता गुस्सा हो गई। माँ, तुम इस बंदर के साथ ऐसे क्यों कर रही हो? भगा क्यों रही हो उसे? श्वेता, क्या बेटा, तुमको भी ये बंदर ही मिला खेलने के लिए? हाँ मम्मी, वो बंदर मेरा बहुत प्यारा और अच्छा दोस्त है। जब आप उसके साथ इस तरह कर रही हो तो मुझे अच्छी नहीं लग रही हो। तुम कुछ नहीं जानती, इसलिए चुप ही रहो। ये बंदर हमें किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए तुम शांति से अंदर आ जाओ। ऐसा कहकर वो श्वेता को घर के अंदर ले जाती है। 2 दिन बाद फिर वो बंदर वहां नहीं दिखता। श्वेता रोज बंदर को ढूंढती रहती है। वो एक अच्छा बंदर था, माँ ने बेवजह उसको मारा। बेचारा बंदर, मुझे नहीं पता कहाँ चला गया। श्वेता को बंदर की चिंता होने लगती है। कुछ दिनों बाद एक दिन जब वो अपने घर के बाहर गेंद लेकर खेल रही थी, कमला उसे अकेले अपने आप ही खेलता देखकर खुश होती है। तभी श्वेता अपनी गेंद को ऊपर उछालती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है। ऐसे करते करते वो पीछे चलती जाती है। पीछे चलते समय वो अपना एक कदम पीछे की आग को नहीं देख पाती। ये देखकर कमला डर जाती है। श्वेता, रुको बेटा, एक कदम भी पीछे मत बढ़ाना। जब श्वेता नहीं रुकती तो वो उसकी ओर भागती है। श्वेता ध्यान नहीं देती और पीछे होती ही जाती है। तुरंत वही बंदर आ जाता है और श्वेता की फ्रॉक खींचकर उसे आग से बचा लेता है। कमला की जान में जान आती है। वो दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा लेती है। श्वेता, तुमको खेलते समय अपने आसपास की चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरी तो जान ही चली जाती। माँ, कि तुमने मेरे दोस्त बंदर को देखा? उसने मुझे आग से बचाया, देखा तुमने? सच में ये बंदर वाकई बहुत अच्छा है। मैंने बेवजह सोचा कि ये तुमको नुकसान पहुंचा सकता है। आज से इस बंदर को साथ ही रखेंगे, ठीक है? खुश हो ना तुम? बोलो। श्वेता और उसका बंदर दोस्त उसके निर्णय से बहुत खुश हुए और कूदने लगे। बाद में उस दिन राजेश को कमला ने जब बंदर के बारे में बताया तो राजेश भी बंदर को अपने साथ रखने के लिए मान गया। कुछ समय बीत गया। बंदर और श्वेता पक्के दोस्त बन जाते हैं और बंदर रोजाना उसका बैग लेकर उसे स्कूल छोड़ने जाता और घर वापस आते समय भी उसके साथ ही आता। बंदर उसके हर काम में उसकी मदद करने लगा और माता पिता उनका ये साथ देखकर बहुत खुश होते। फिर कुछ समय बाद कमला अचानक बीमार पड़ जाती है और राजेश उसे इलाज के लिए कई अस्पतालों में ले जाता है, पर कोई बात नहीं बनती। वो पूरी तरह से बिस्तर की होकर रह जाती है। एक दिन वो राजेश को बुलाती है। मुझे नहीं लगता कि मैं अब और ज्यादा जिंदा रह पाऊंगी। मैं आपको और श्वेता को अकेले छोड़ जाने के लिए माफी मांगती हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भगवान मुझे इस तरह ऐसी सजा देंगे। मुझे माफ कर देना राजेश, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम चिंता करना बंद करो कमला। सुनो जी, मैं अब नहीं बचूंगी, इसलिए आप मेरे बाद हमारी बेटी की अच्छी तरह से देखभाल करना। मेरे जाने के बाद उसे माँ की कमी महसूस मत होने देना।
श्वेता की माँ उसे सदा के लिए छोड़कर चली जाती है और श्वेता अपनी माँ की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण फूट फूट कर रोती है। बंदर ने उसकी माँ के सभी कामों को करना शुरू कर दिया और श्वेता की मदद करने का बहुत प्रयास किया।